हाय एवरीवन। तो आइए इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारी 6 इनकम खत्म हो चुकी थी, तो आइए देखते हैं आगे हमारी कौन कौन सी इनकम यहां पर कवर है। आइए एक बार चलते हैं। यस प्लीज। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इनकम नंबर 7 क्या कहती है? कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं पर काम कर रहे थे, आपको निकाल दिया गया या फिर आपने टर्मिनेशन ले लिया, आपने रिजाइन कर दिया, तो आपको जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिला है वो भी आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। आइए पढ़ते हैं। एनी कॉम्पनसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड मिलेगी या मिल गई बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन। मतलब आपका टर्मिनेशन नहीं हुआ, आपकी कंपनी ने आपके सामने कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों को मानने के लिए आपको पैसा दिया, तो वो भी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है। पॉइंट्स कवर्ड अंडर इनकम नंबर 7। इनकम नंबर 7 में देखते हैं क्या क्या पॉइंट कवर्ड है। एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर assessee from his employee as contribution to any provident fund, superannuation fund or any other fund for the welfare of employee। मतलब जैसे आप टाटा कंसल्टेंसी में काम करते हो, यानी टीसीएस में आप काम करते हो, आपका नाम क्या है? मिस्टर विजय। तो एक फंड होता है हमारा, फॉर एग्जांपल पीएफ। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पीएफ में कंट्रीब्यूट करती है आपके बिहाफ पे, और कुछ परसेंट हिस्सा आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, यानी मिस्टर विजय क्या करते हैं? पहले पैसा टीसीएस को देते हैं क्योंकि आपकी सैलरी से कट जाता है, फिर टीसीएस अपना हिस्सा और आपका हिस्सा, दोनों का हिस्सा पीएफ में डाल देते हैं। बट जब टीसीएस ने आपका पैसा डिडक्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ पीएफ, तो जो पैसा टीसीएस को मिला वो टीसीएस की इनकम है। तो हम उसको कहां पर लेंगे? हम उसको लेंगे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। आइए दोबारा पढ़ते हैं। एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर assessee फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। जो कंपनी ने अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट किया वो तो पीजीबीपी में जाएगा, बट एम्प्लॉय से पहले लिया तो उसको अदर सोर्स में टैक्सेबल करो, फिर जब कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसकी डिडक्शन ले लो। ठीक है। दूसरा, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर मशीन, प्लांट और फर्नीचर। अगर आपने मशीन को लेट आउट करके रुपया कमाया, यानी रेंट कमाया, किसी प्लांट किसी फर्नीचर को लेट आउट करके अगर आपने रुपया कमाया, तो वो भी आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। थर्ड, वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, देन द इनकम फ्रॉम सच लेटिंग टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मतलब आपने एक बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया, उसमें जो मशीन थी, उसमें जो फर्नीचर था, उनको भी साथ साथ लेट आउट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? जो आपको रेंटल इनकम मिलेगी वो भी आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपको शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड पे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपकी अदर सोर्स की इनकम बनती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, एक बार आगे चलते हैं।
हाउएवर सर्टेन इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू सर्टेन पर्सन, कुछ इंटरेस्ट कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ पर्संस के लिए क्या है, एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। फॉर एग्जांपल, आइए देखते हैं कौन कौन सा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है और किस किस के लिए एग्जम्प्ट है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और अदर पेमेंट ऑन नोटिफाइड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एन्युटी सर्टिफिकेट्स और अदर सेविंग सर्टिफिकेट इज एग्जम्प्ट। आपको इनकम हुई किस रूप में, या तो आपको इंटरेस्ट मिला, या फिर आपको प्रीमियम मिला ऑन रिडम्पशन, या फिर आपको कोई भी पेमेंट मिली किससे रिलेटेड, किसी नोटिफाइड सिक्योरिटीज जो सीबीडीटी ने नोटिफाइड कर दी, किसी बॉन्ड पर, किसी एन्युटी सर्टिफिकेट पर, या फिर किसी सेविंग सर्टिफिकेट पर आपको कोई भी इनकम जनरेट हुई, तो वो आपकी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड issued under the gold deposit scheme 1999 or deposit certificates issued under the gold monetization scheme 2015 notified by the central government। आपको इंटरेस्ट मिला गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पर, ठीक है, तो वो भी आपका एग्जम्प्ट है। आपको इंटरेस्ट मिला किस बॉन्ड पर, जो बॉन्ड इशू किए किसी लोकल अथॉरिटी ने या फिर किसी स्टेट पूल्ड फाइनेंसिंग इक्विटी ने, एंड उनको स्पेसिफाइड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर इन बॉन्ड पर कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट है। सिंपल सी बात है, सरकार ने कुछ बोला तो उसको मानना है, बात खत्म। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में बचत खाता है और उस पे इंटरेस्ट मिलता है तो 3500 रुपए तक एग्जम्प्ट है। अगर आपका अकाउंट जॉइंट अकाउंट है तो लिमिट को डबल कर दिया, यानी 7000 तक एग्जम्प्ट है। अप टू ₹3500 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल अकाउंट, यानी सिंगल पर्सन का सिंगल अकाउंट। बट अगर एक अकाउंट है जो कि जॉइंट अकाउंट है, उसमें जो अकाउंट होल्डर है वो एक से ज्यादा है, तो लिमिट को 7000 कर दिया। बस आगे चलते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम की मैन पॉलिसी, आपने अपनी कंपनी के किसी की मैन कर्मचारी का इंश्योरेंस कराया। क्यों कराते हैं? क्योंकि जब हमारा कोई वैल्यूएबल एम्प्लॉय रेजिग्नेशन फाइल कर देगा या फिर रिटायर हो जाएगा तो कंपनी को नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करने के लिए खर्चा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है की मैन पॉलिसी इंश्योरेंस से, उस अमाउंट को यूज करती है ऑन द ट्रेनिंग ऑफ न्यू और फ्रेशर एम्प्लॉय। तो जो आपको पैसा मिलता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, उसका क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, मैच्योरिटी अमाउंट प्लस बोनस दोनों को मिलाकर ऑन सच पॉलिसी इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर ये इनकम आपकी पीजीबीपी में नहीं कवर हुई। इफ बिजनेस और प्रोफेशन और अंडर द हेड सैलरी, अगर सैलरी में भी कवर नहीं हुई तो आपको अदर सोर्सेज में लाना पड़ेगा। इफ सच सम इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयर हु टेक द पॉलिसी एंड द एम्प्लॉय इन हुज नेम द पॉलिसी वॉज टेकन। होता क्या है, अगर आपको, नीचे बनाता हूं थोड़ा, हाँ जी, जो ये मैच्योरिटी अमाउंट है ना, मैच्योरिटी अमाउंट प्लस बोनस ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर ये अमाउंट रिसीव किया बाय एम्प्लॉय, बाय एम्प्लॉयर या फिर बाय ऑथराइज पर्सन ऑफ
एम्प्लॉय। तो अगर ये हुआ है तो अदर सोर्स में आएगा, ये हुआ है तो सैलरी में आएगा, ये हुआ है तो पीजीबीपी में आएगा। बट अगर पीजीबीपी में कवर नहीं हुआ तो अदर सोर्सेज में आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय ने खुद पैसा रिसीव किया तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने रिसीव किया तो अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा उस रिप्रेजेंटेटिव को। बट अगर कंपनी ने खुद रिसीव किया तो पीजीबीपी में टैक्स दो, अगर पीजीबीपी में टैक्स नहीं दे रहे तो अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बात शुरू होती है और हमारी यहां पर बात भी खत्म होती है। चलिए अब मैं आपको एक सर्कुलर रीड आउट कराता हूं। सर्कुलर नंबर 18, ये कौन सी तारीख को आया था? 2 नवंबर 2015 को आया था। सर्कुलर क्या कहता है, आइए देखते हैं। इशू क्या था? इशू ये था, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ बैंक वेदर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज होती है बैंक की, उस पे जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स पीजीबीपी में देना है या अदर सोर्सेज में देना है। तो कंक्लूजन क्या आया? द सीबीडीटी क्लैरिफाइड दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ बैंकिंग कंसर्न आर पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, देयरफॉर the income arising from such investment is attributable to the business of banking falling under the head income PGBP। तो फिर बैंक को पीजीबीपी में टैक्स देना पड़ेगा। एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 30% टैक्स लगता है, किसी खर्चे की छूट नहीं मिलती, किसी डिडक्शन की छूट नहीं मिलती और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा भी नहीं मिलता। ठीक है, यहां तक की बात खत्म होती है। तो चलिए अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में किन किन खर्चों की छूट आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। कुछ खर्चों की छूट आपको दी जाएगी, आइए पढ़ते हैं। डिडक्शन नंबर 1, इन द केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड कंपनी, तो आप उस इनकम का 20% माइनस कर सकते हो। आपको 10,000 रुपए इनकम हुई तो इसमें से 2,000 माइनस कर सकते हो और 8,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी आपने इंटरेस्ट खर्च किया है उस इनकम को कमाने में, कौन सी इनकम, या तो डिविडेंड इनकम या फिर म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम, तो आपने जो भी ब्याज पे किया है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2400 रुपए इंटरेस्ट पे किया तो आप 2400 की छूट नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपयों की छूट ले सकते हो। यानी कि इनकम के 20% तक की आप छूट ले सकते हो, वो भी इंटरेस्ट के केस में। आप कह रहे हो मेरा इंटरनेट चार्ज लगा, मेरा किराया लगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आप उसकी छूट ले सकते हो अप टू 20% ऑफ सच इनकम। डिडक्शन नंबर 2, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपको शेयर डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला है तो क्या होगा, एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्युनरेशन टू अ बैंकर और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ realizing such interest on behalf of the assessee shall be allowed as deduction। तो आपने जो भी कमीशन पे किया है, जो भी रेम्युनरेशन पे किया है, वो आप हमसे छूट के मामले में ले सकते हो। तीसरा डिडक्शन, ठीक है, तीसरा डिडक्शन क्या कहता है, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन
to any provident fund etc. in terms of section 2 subsection 24 सब क्लोज 10। आपने एम्प्लॉय से 1500 रुपए लिए पीएफ के नाम पे और 1500 रुपए आपने कंट्रीब्यूट कर दिए, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? नील। आइए पढ़ते हैं। A deduction will be allowed in accordance with the provision of section 36 subsection 1 clause 5th A, that is to the extent कहां तक the contribute is remitted, आपने पीएफ वालों को पैसा दे दिया बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट, समय पे दे देना। पीएफ की जो लास्ट डेट होती है उस समय तक, बोनस एक्ट में जो लास्ट डेट होती है उस समय तक, ईएसआई में जो लास्ट डेट होती है उस समय तक, तब तक पेमेंट कर देना अगर आपको डिडक्शन चाहिए। फोर्थ डिडक्शन देखते हैं। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो आप हमसे डिडक्शन ले सकते हो कितने रुपयों की? जो भी आपको पेंशन मिला उसमें से आप माइनस कर सकते हो 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसकी आप हमसे छूट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए आपको पेंशन रिसीव हुई तो 1/3 करते हैं 30,000 का, ये आएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो 15,000 और 10,000 में से लोअर क्या है? 10,000, तो आप हमसे 10,000 की छूट ले सकते हो, 20,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ छूट आपको 15,000 तक मिलेगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलेगी, बट फिर भी हमको कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेंशन आपको मिलती 45,000 या फिर पेंशन आपको मिलती 60,000, तो 60,000 का 1/3 कितना आता? ये आता 20,000, तो 15,000 और 20,000 में से लोअर कितना है? 15,000। फिर आपको 20,000 की छूट नहीं मिलती, 15,000 की मिलती और 45,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। अ डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 33%, यानी कि 1/3 हम इसको कह सकते हैं, ऑफ सच इनकम और 15,000 विच एवर इज लेस इज अलाउएबल। For the purpose of this deduction, family pension means a regular monthly amount payable by the employer to a person belonging to the family of an employee in the event of his death। ये फैमिली पेंशन क्या होता है? एम्प्लॉय के मरने के बाद एम्प्लॉय के घर वालों को जो पैसा मिलता है कंपनी से या फिर किसी भी सरकारी संस्था से, तो वो क्या होती है? फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है ना तो डिडक्शन मत लेना, फिर तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय नहीं है, फैमिली को पेंशन मिलती है, तभी आप डिडक्शन नंबर 4 को ले सकते हो, वरना नहीं। आगे चलते हैं। फुल एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है आर्मी से तो फुल एग्जम्प्ट है। आइए पढ़ते हैं। The family pension received by the widow or children or nominated heir of a member of the armed force, including paramilitary forces of the Union, where the death of such member has occurred in the course of operational duty। अगर आप ऑन ड्यूटी मरे हो और आपकी फैमिली को पेंशन मिलती है आर्मी से तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं देना। इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस वुड हाउएवर बी एग्जम्प्ट। दूसरा देखते हैं। द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैड बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड लिखा है केंद्र सरकार में काम करते हो या फिर राज्य सरकार की किसी कंपनी में काम करते हो, वो तो बात ठीक है। एंड आपको क्या मिला है? परमवीर चक्र या फिर वीर चक्र या फिर वीर चक्र और अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड वुड बी एग्जम्प्ट। ठीक है, बात समझ आती है? तो फैमिली पेंशन भी एग्जम्प्ट है और जो ये आपको अवार्ड मिले हैं ये भी आपके एग्जम्प्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
डिडक्शन नंबर 5, where the income to be charged under this head is from letting on hire of machinery, plant and furniture with or without building, then the following item of deduction are allowable in the computation of such income. आपने किसी प्लांट, किसी मशीनरी को लेट आउट किया और इनकम अर्न कर रहे हो, या फिर किसी बिल्डिंग को लेट आउट किया जिसमें मशीन भी थी, जिसमें प्लांट भी थे, जिसमें फर्नीचर भी थे, तो इस केस में जो आपको किराया मिला उसमें से आप क्या क्या माइनस कर सकते हो? जो भी आपने रिपेयर कराई, जो भी आपने इंश्योरेंस कराया, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आप ले सकते हो। आइए पढ़ते हैं। द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी करंट रिपेयर्स टू द मशीनरी ऑब्लिक प्लांट या फिर फर्नीचर या फिर बिल्डिंग, द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम paid in respect of insurance against risk of damage or destruction of the machinery or plant, furniture or building। देखो, मशीनरी को लेट आउट करोगे, प्लांट को लेट आउट करोगे, फर्नीचर को लेट आउट करोगे, तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता, अदर सोर्स में जाता है। अगर खाली बिल्डिंग लेट आउट करोगे तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, बट अगर बिल्डिंग के साथ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर भी जा रहा है तो वो आपका अदर सोर्स में जाएगा। बट अगर आपका ये बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में जाएगा। जैसे होटल, तो होटल बिजनेस में रजिस्टर्ड होता है तो उसका जीएसटी भी होता है, वो पीजीबीपी में जाता है। बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप वैसे ही किसी कमरे को किराए पर चढ़ा देते हो, उसमें बेड भी है, उसमें अलमारी भी है, तो वो अदर सोर्स में जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन की आप हमसे छूट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए डिडक्शन नंबर 6 को देखते हैं। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और सच इनकम। कोई ऐसा खर्चा जो अदर इनकम को कमाने में लगा है, आप उसको ले सकते हो, बट खर्चा जेन्युइन होना चाहिए और रेवेन्यू होना चाहिए, नॉट कैपिटल। आइए देखते हैं 7th डिडक्शन। इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन, आपकी किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया और आपको पैसे पर ब्याज मिला है, या फिर ज्यादा पैसे मांगे थे उस पे ब्याज मिला है, तो जो इंटरेस्ट इनकम हुई है उसमें से 50% की छूट ले सकते हो और 50% पे टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख अगर इंटरेस्ट मिला है तो 5 लाख माइनस हो गए, 5 लाख पे आपको टैक्स देना है। तो ये हमारी कुछ डिडक्शन थी। इसके बाद हम अपने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।